ढांचा और एक शहर का बदल गया मिजाज। वो गौरच पीठ जिसने उत्तर प्रदेश को दिया सबसे दबंग मुख्यमंत्री, उस गौरच पीठ को किसने कर दिया था चैलेंज। आज दास्तान में बात गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो लंबे वक्त तक बना रहा खूनी जंग का अखाड़ा। आज दास्तान में बात गोरखपुर के अखाड़े के उन दबंगों की जो दशकों तक गोरखपुर पर चलाते रहे अपना राज। ये दास्तान सुनिए और फिर तय कीजिए, जातियों की जंग में कौन बना नायक और कौन बना खलनायक। ये दास्तान यूं तो शुरू होती है आजादी से बहुत पहले, लेकिन इससे जुड़ता है देश का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में गांधी की हत्या। वो खबर जिससे पूरा देश सन्न रह गया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हलचल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। इस हत्याकांड के बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ में भी खलबली मच गई थी। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ को भी गांधी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला। ये साबित नहीं हो पाया कि दिग्विजयनाथ इस साजिश में शरीक थे और 9 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। दिग्विजयनाथ का गोरखपुर में पहले ही कम दबदबा नहीं था। इस रिहाई के बाद उनका कद और बढ़ गया। वो शहर जिसकी पहचान ही गोरक्षपीठ से जुड़ी हो, उसके महंत का रुतबा और रौब कैसा रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। दिग्विजयनाथ के अक्खर तेवरों से लोग डरते थे और महंत की पदवी की वजह से उनका बहुत सम्मान भी करते थे। संदीप के पांडे ने अपनी पुस्तक वर्चस्व में लिखा है, गोरखपुर की स्थानीय सियासत में मठ की भागीदारी शुरू करने वाले महंत दिग्विजयनाथ ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का गठन कर खुद को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर अपने प्रभाव को और भी व्यापक बना दिया। इसका लाभ उन्हें राजनीति में भी मिलने लगा था। यहाँ तक तो सब कुछ महंत जी के हिसाब से ही चल रहा था। इस कहानी में मोड़ तब आया जब यूपी के पहले आईएएस, तब के आईसीएस और गोरखपुर के डीएम रह चुके सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ने गोरखपुर में विश्वविद्यालय की कल्पना की। एक तरफ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और दूसरी तरफ गोरखपुर यूनिवर्सिटी का निर्माण। मकसद महंत दिग्विजयनाथ का भी बहुत नेक था और सुरति नारायण त्रिपाठी भी पूर्वांचल का भला चाहते थे। लेकिन अफसोस, एक यूनिवर्सिटी की नींव के साथ ही गोरखपुर शहर में जातियों की खूनी जंग के बीज भी बोए जाने लगे थे। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का जो वृक्ष बाद के दिनों में लोगों को डराने लगा, उसकी जड़ों में पानी डालने का काम किया महंत दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के ईगो की लड़ाई ने। अपनी पुस्तक वर्चस्व में संदीप के पांडे ने उस घटना का जिक्र भी किया है, जहां से शहर का पहला डॉन शक्ल लेने लगा था। महंत दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण मणि त्रिपाठी दोनों ही विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य थे। कार्य परिषद की बैठक के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी कि विश्वविद्यालय के छात्र भी दर्शक दीर्घा में बैठकर मीटिंग को देख सकते थे। वो 1962 का साल था। नियमित रूप से चलने वाली कार्य परिषद की बैठक में एक रोज महंत जी और डीएम साहब में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। चर्चा की माने तो बैठक में बहस के दौरान सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के किसी मत से चिढ़कर महंत दिग्विजयनाथ ने अपनी छड़ी उठाकर उन्हें मारने का इशारा करते हुए कहा, इसी छड़ी से मारूंगा। तभी दर्शक दीर्घा में बैठे एक छात्र ने महंत जी की इस हरकत का विरोध कर दिया। क्षण भर के अंदर हुई इन दोनों घटनाओं से वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। महंत जी की हरकत से अगर डीएम साहब अचंभित हुए थे तो उस छात्र के साहस से महंत जी भी दंग रह गए थे। पूरा शहर जिस छात्र की चर्चा कर रहा था वो कौन था, आप भी जान लीजिए। हरिशंकर तिवारी, जाति से ब्राह्मण, तेवर से बागी। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए मरने मारने वाला उतारू गैंग तैयार किया और लंबे वक्त तक चलाया भी। वो दास्तान इसी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर हरिशंकर तिवारी को किसने सबसे पहले लड़ने भिड़ने वाला हुनर सिखाया। ये कोई और नहीं, गोरखपुर के तब के डीएम सुरति नारायण त्रिपाठी थे।
सुरति नारायण मणि त्रिपाठी का देवरिया जिले के जमींदार परिवार से ताल्लुक था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्माण में सुरति नारायण की भूमिका काफी अहम थी। तब के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का काम शुरू करवाया। सुरति नारायण त्रिपाठी ब्राह्मणों में लोकप्रिय हुए तो दिग्विजयनाथ को अखरने लगे। महंत दिग्विजयनाथ गोरखपुर शहर में पीठ और राजपूतों का सिक्का चलाना चाहते थे। दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण त्रिपाठी का जाति वाला ईगो बढ़ता चला गया। उस समय यूपी के पूर्वांचल में वाराणसी और इलाहाबाद के अलावा कहीं और कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था। बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बनने तक तो दिग्विजयनाथ और सुरति नारायण त्रिपाठी मन मारकर भी एक दूसरे का साथ निभाते रहे, लेकिन उसके बाद माहौल बिगड़ता गया। 1 सितंबर 1957 को पहला शैक्षिक सत्र शुरू हुआ। हरिशंकर तिवारी पर सुरति नारायण त्रिपाठी की नजर बनी हुई थी। गाहे बगाहे वो गिने चुने लोगों के सामने इस छात्र की हिम्मत का जिक्र भी कर दिया करते थे। महंत जी और डीएम साहब के बीच मन मुटाव भले ही रहा हो, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को सीधे सीधे अपमानित करने जैसा कोई काम नहीं किया। लेकिन एक दिन वो हद टूट गई। कार्य परिषद की बैठक वाली घटना को अभी बमुश्किल कुछ ही दिन बीते होंगे कि गोरखपुर शहर ये सुनकर दंग रह गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हरिशंकर तिवारी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महंत दिग्विजयनाथ पर थप्पड़ चला दिया है। खबर के मुताबिक हरिशंकर तिवारी बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर कार्य परिषद की बैठक में घुस आए और वहां बैठे लोगों के साथ गाली गलौज की। कुछ लोगों का कहना है कि इसी दौरान महंत दिग्विजयनाथ पर थप्पड़ चला। खबर की पुष्टि करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हरिशंकर तिवारी को इस चर्चा का खूब फायदा मिला। कैंपस में, हॉस्टल में, हर जगह 25 साल के युवा हरिशंकर की चर्चा होने लगी। आलम यह कि गोरखपुर शहर के कोर्ट कचहरी, चौक चौराहों, चाय की दुकानों पर भी हरिशंकर तिवारी की चर्चा दबंग के रूप में होने लगी। लोगों ने पूछा कि आखिर गौरक्ष पीठ के महंत जी को चैलेंज करने वाला हरिशंकर तिवारी कौन है। गोरखपुर के दक्षिणी हिस्से में बढ़लगंज इलाके के टांडा गांव के निवासी थे हरिशंकर तिवारी। मध्यम वर्गीय किसान भोला शंकर तिवारी के यहाँ 5 अगस्त 1937 को जन्म हुआ था। पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए गोरखपुर भेजा, लेकिन हरिशंकर तिवारी राजनीति में जुट गए। 60 के दशक में गोरखपुर में एक ही दबंग चर्चा में रहा और वो थे हरिशंकर तिवारी। ब्राह्मण और राजपूत दो जातियों की लड़ाई में शहर भी बटा, कैंपस भी बटा और युवा भी बट गए। हरिशंकर तिवारी के खिलाफ खड़े होने वाले राजपूत युवाओं को दिग्विजयनाथ का संरक्षण हासिल होने लगा। 1967 आते आते राजपूत समाज महंत जी की तरफ लामबंद होने लगा तो प्रतिक्रिया में ब्राह्मण समुदाय भी हरिशंकर तिवारी का नेतृत्व स्वीकार करने लगा। इस ध्रुवीकरण का सबसे बुरा असर गोरखपुर विश्वविद्यालय पर पड़ा, जो इस जाति संघर्ष के लिए सिपाही आपूर्ति करने का कारखाना बन गया। इन दोनों जातियों के स्वाभिमान ने इस कदर उबाल खाया कि कैंपस में छात्र तो छात्र, अध्यापक और कर्मचारी संघ भी दो गुटों में बंट गए। एक तरफ राजपूत बिरादरी थी तो दूसरी तरफ ब्राह्मण लामबंद थे। यही वो दौर था जब हरिशंकर तिवारी के बरबक्स राजपूतों ने एक युवक को खड़ा करने की कोशिश की। गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब एमए की पढ़ाई कर रहे रविंद्र सिंह को यूनिवर्सिटी कैंपस के राजपूतों ने अपना नेता बना लिया। राजपूत मोर्चा थामने वाले रविंद्र सिंह कौन थे? गोरखपुर के मंझरिया गांव के रहने वाले थे रविंद्र सिंह। राम नरेश सिंह के तीसरे नंबर के बेटे थे रविंद्र सिंह। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में राजपूत चेहरा बन गए। इससे पहले सेंट एंड्रयूज कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके थे। साल 1967 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव रविंद्र सिंह ने जीत लिया। हरिशंकर तिवारी के विरोधियों का हौसला बढ़ा। जो लोग अब तक हरिशंकर तिवारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उनमें से एक शख्स थाने तक जा पहुंचा। रविंद्र सिंह के छात्र संघ अध्यक्ष बनने के अगले ही साल 18 मार्च 1968 को मदन लाल नाम के एक व्यक्ति ने गोरखपुर कोतवाली में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके मुताबिक
हरिशंकर तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और उसे धमकी दी। हरिशंकर तिवारी के खिलाफ ये पहला केस दर्ज हुआ था। गोरखपुर में 2 गैंग बन चुके थे। इटली के सिसली की तरह माफिया राज की झलक मिलने लगी थी। हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के गैंग में मारपीट की घटनाएं आम हो चली थीं। अब जब जिसे मौका मिलता था वो मारपीट कर चल निकलता था। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का नाम जिस तेजी से बढ़ रहा था, उसी अनुपात में उनकी दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। गोरखपुर शहर के ही लोकल गुंडे मनु हलवाई से तिवारी की नई नई अदावत शुरू हुई थी, जो उन दिनों बस्ती जेल में बंद था। 11 सितंबर 1970 को बस्ती जेल से गोरखपुर पेशी पर लाए जाने के दौरान गोलघर मार्केट में उसकी हत्या हो गई। इसका आरोप हरिशंकर तिवारी पर लगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही थी। आखिर खुली गुंडागर्दी की छूट किसी को कैसे दी जा सकती थी। लखनऊ से फरमान आया और पुलिस हरिशंकर तिवारी को उठा ले गई। पहली बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हरिशंकर तिवारी। कहते हैं माफिया या अपराधी जेल होकर आ जाए तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। यही हाल हरिशंकर तिवारी के साथ भी हुआ। अंडरवर्ल्ड हो या राजनीति, बॉस को सबसे ज्यादा पोषण वफादारी से ही मिलता है और इस मामले में हरिशंकर तिवारी अपनी किस्मत ऊपर से ही लिखवा कर लाए थे। तिवारी अक्सर पहलवानी के दांव पेच आजमाने अखाड़े जाया करते थे। अखाड़े में ही उनकी मुलाकात पहलवान रुदल सिंह से हुई, जो भविष्य में होने वाले इस गैंगवार का एक चर्चित नाम बनने जा रहे थे। इसके अलावा शौकत अली, अमल चटर्जी, पृथ्वी चतुर्वेदी, कृष्णचंद्र तिवारी, बलराम चंद्र, परमात्मा तिवारी सरीखे नामों के साथ साथ 50 के आसपास युवा तिवारी के विरोधियों को खत्म करना ही अपने जीवन का ध्येय बना चुके थे। साल 1969 में 75 साल की उम्र में महंत दिग्विजयनाथ का निधन हो गया। इसके साथ ही गोरक्षपीठ का रसूख थोड़ा कम पड़ा। हरिशंकर तिवारी को गोरखपुर में चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं बचा था। 70 के दशक में हरिशंकर तिवारी ने माफिया से राजनीति का रुख किया। दास्तान में हरिशंकर तिवारी की सियासत और राजनीतिक गलियारों के किस्से फिर कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। गोरक्षपीठ के महंत के तमाचे से शुरू हुई हरिशंकर तिवारी की कहानी हमने सुनाई, आपने उसे पसंद किया। अब हम लेकर आए हैं इसी कहानी का अगला हिस्सा, हरिशंकर तिवारी पार्ट 2। दास्ता में आज एक बार फिर कहानी गोरखपुर में गैंग वॉर की। जब हिंदुस्तान में लगा आपातकाल, तब गोरखपुर में क्यों शुरू हो गया आफत काल। गोलियों की गूंज और खूनी जंग के बीच एक सीएम को किसने किया ओपन चैलेंज। गोरखपुर से लखनऊ तक कैसे बना माफिया और राजनीति का कनेक्शन। गोरखपुर के दबंग हरिशंकर तिवारी की सियासत में कैसे हुई एंट्री। दास्तान में आज हरिशंकर तिवारी के बहाने 70 के दशक की अनसुनी कहानी। गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूतों के वर्चस्व की लड़ाई में महंत दिग्विजयनाथ की मौत के बाद बहुत कुछ बदल गया। हरिशंकर तिवारी को चुनौती देने वाले चेहरे अचानक खामोश पड़ गए। ये वो दौर था जब हरिशंकर तिवारी को माफिया शब्द रास नहीं आ रहा था। नेताजी कहलाने और पुकारे जाने की तमन्ना बलवती हो गई। हरिशंकर तिवारी ने अपना नया ठिकाना लखनऊ के सियासी गलियारों में बनाने की पहली कोशिश साल 1973 में की। जेल से निकलने के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपना पूरा ध्यान 1973 के विधान परिषद चुनावों पर लगाया। तिवारी सियासत की ताकत को समझते थे, इसलिए एमएलसी का चुनाव जबरदस्त तैयारी के साथ लड़े। हालांकि हरिप्रसाद शाही के खिलाफ अपने पहले असेंबली इलेक्शन में हरिशंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। 1983 में माया पत्रिका को दिए गए एक साक्षात्कार में तिवारी ने कहा था, मैंने 2200 मत पाए थे, लेकिन बहुगुणा जी ने मुझे हरवा दिया और तभी से मेरे ऊपर झूठे मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए।
हरिशंकर तिवारी के लिए मुसीबत ये थी कि तब के यूपी के मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की नज़रों में वो खटकने लगे थे। हरिशंकर तिवारी ने उनकी लॉबी में अपनी जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये हो नहीं सका। इस बीच हरिप्रसाद शाही विधान परिषद पहुंच गए और हरिशंकर तिवारी यहीं गोरखपुर में छूट गए। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में हरिशंकर तिवारी ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन लंबे वक्त तक रविंद्र सिंह उनकी राह में चुनौतियां पैदा करते रहे। छात्र नेता रह चुके रविंद्र सिंह की युवाओं में जबरदस्त पकड़ थी। गोरखपुर में रविंद्र सिंह के साथ बलवंत सिंह समेत कई बड़े नाम थे। हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के बीच की खींचतान तेज होती गई। साल 1975 में देश में एक और बड़ी घटना हुई। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की जिद के आगे घुटने टेक दिए और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। गोरखपुर में उस दौरान रविंद्र सिंह ने इमरजेंसी के विरोध का मोर्चा थामा। वो शहर में युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए। 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी गई। चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। सत्ता जनता पार्टी के हाथों में आ गई। नई सरकार ने 23 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर दी। देश का आपातकाल हट चुका था, लेकिन गोरखपुर का आपातकाल शुरू हो चुका था। साल 1977 के विधानसभा चुनावों में रविंद्र सिंह को जनता पार्टी ने गोरखपुर की कौड़ीराम विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के खिलाफ चल रही हवा में उन्हें जीत दर्ज करने में कोई मुश्किल नहीं आई। सत्ताधारी पार्टी के विधायक बन जाने से रविंद्र सिंह के समर्थकों का उत्साह चरम पर था। इस उत्साह की कीमत हरिशंकर तिवारी से जुड़े लोगों को चुकानी पड़ रही थी। तिवारी के करीबी मृत्युंजय चौबे की हत्या उसी उत्साह का नतीजा था। हरिशंकर तिवारी की टीस और बढ़ती चली गई। आम लोगों के बीच तो उनकी दबंगई चल रही थी, लेकिन शासन प्रशासन में सत्ताधारी दल के विधायक रविंद्र सिंह भारी पड़ रहे थे। रविंद्र सिंह वक्त वक्त पर बलवंत सिंह को उकसाते रहते और हरिशंकर तिवारी की फजीहत कराने का मौका तलाशते रहते। बलवंत सिंह ही हरिशंकर तिवारी के विरोध का प्रमुख चेहरा बन चुके थे। हरिशंकर तिवारी पहली बार बैकफुट पर थे। इस चुप्पी से लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि अब गोरखपुर की बागडोर रविंद्र सिंह के हाथों में है। विधानसभा चुनाव बीते 1 महीना हो चुका था। रविंद्र सिंह गुट अभी भी जीत के हैंगओवर में ही था। गोरखपुर के बदलते समीकरणों के बीच 25 अप्रैल 1977 की शाम बलवंत सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ गोलघर में चाय पी रहे थे। तभी 3-4 लोग वहां पहुंचे और बलवंत के संभलने से पहले ही उन पर गोलियां चलाने लगे। कई गोलियां लगने के चलते बलवंत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। गोरखपुर के गैंग वॉर में ये पहला खूनी बदला था। बलवंत सिंह के साथ हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं थमा है। गोरखपुर में इस हत्याकांड का क्या असर हुआ, राजनीति में कैसे इस हत्याकांड को बार बार याद किया जाता है, क्या है मामला, आज जान लीजिए। बलवंत सिंह हत्याकांड का आरोप हरिशंकर तिवारी के गैंग पर लगा। आरोप ये कि रुदल सिंह और गाजीपुर के दबंग मखनू सिंह ने गोली चलाई। बलवंत सिंह के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन गोरक्षपीठ की जमीन अब आए दिन किसी न किसी के खून से लाल होने लगी। राजनीतिक आन की लड़ाई पीछे छूट गई और दबंगई वाली शान का रंग हावी हो गया। जातियों के नाम से गुट 2 बने, लेकिन कुछ दिनों बाद तिवारी के खेमे में राजपूत और राजपूतों के खेमे में पांडे शामिल हो गए। बेचई पांडे भी तब राजपूतों की टोली में शरीक था। 25 सितंबर 1978 को गोरखपुर में बेचई पांडे की हत्या कर दी गई। बेचई पांडे की अंत्येष्टि से लौट रहे वीरेंद्र प्रताप शाही काफी गुस्से में थे। कहते हैं बीच चौराहे पर वीरेंद्र प्रताप शाही ने 3 लोगों की हत्या कर दी। तिवारी गुट के रंग नारायण पांडे, राम मोहन पांडे, रामदास सिंह को गोली मारी गई। 24 घंटे के भीतर गोरखपुर शहर में 4 मर्डर के मायने बहुत बड़े थे। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया था। इस खूनी जंग में गोरखपुर के बाहुबलियों में हरिशंकर तिवारी और रविंद्र सिंह के अलावा तीसरा नाम वीरेंद्र प्रताप शाही का चल पड़ा था। हरिशंकर तिवारी गुट पर अब तक का सबसे बड़ा आघात करने का आरोप जिस वीरेंद्र शाही पर लगा था वो गोरखपुर के ही महुआपार गांव के रहने वाले थे।
सामान्य खेतीहर परिवार के शाही को उनके पिता ने किशोर वय में ही पढ़ाई के लिए उनकी बड़ी बहन के पास बस्ती भेज दिया था, जो कि गोरखपुर का ही पड़ोसी जिला है। स्कूल में मनभड़ स्वभाव के शाही को गणित के सूत्र तो समझ में नहीं आए, लेकिन उन्होंने दुनियादारी में ताकत के असर का फलसफा जरूर सीख लिया। गोरखपुर के गैंग वॉर में वीरेंद्र प्रताप शाही की एंट्री से कुछ वक्त के लिए राजपूतों का पलड़ा भारी हो गया। एक तरफ हरिशंकर तिवारी थे तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही और रविंद्र सिंह थे। गोरखपुर शहर के बासिंदों के लिए 70 का दशक एक बड़ी दहशत। कब किस चौराहे पर गोली चलने लगे कोई नहीं जानता था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि तिवारी और शाही गैंग के बदमाश तो कई बार मुनादी भी कर दिया करते थे, लेकिन इस दहशत के बीच कुछ वक्त सन्नाटे में गुजरे। अपने 3 करीबियों की हत्या के बावजूद हरिशंकर तिवारी और उनका गैंग खामोश रहा, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सूबा सख्ते में आ गया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी चर्चा में भाग लेने के लिए विधायक रविंद्र सिंह 27 अगस्त 1979 को लखनऊ जाने वाले थे। अपने सरकारी अंगरक्षक रामचंद्र सिंह के साथ दोपहर के आसपास गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में कुछ और लोग भी थे जो उन्हें स्टेशन तक छोड़ने गए थे। सभी ट्रेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में लखनऊ जाने वाली शान अवध एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर लग गई। रविंद्र सिंह प्रथम श्रेणी की बोगी की ओर बढ़ चले। वो बमुश्किल चंद कदम बढ़े होंगे कि अचानक उन्हें एक गोली आकर लगी। फिर 2 और 3 गोलियां उन्हें निशाना बनाकर और चलाई गई। रविंद्र सिंह के अंगरक्षक रामचंद्र सिंह ने जवाबी फायरिंग की तो गोरखपुर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। हमला सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर हुआ था। कुछ ही पलों में रविंद्र सिंह के समर्थक मेडिकल कॉलेज कैंपस में जमा हो गए। प्रशासन के लिए इस भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो गया था। लखनऊ से ये प्रेशर कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। शुरुआती जांच के मुताबिक रुदल सिंह, अमल चटर्जी, शौकत अली ने विधायक पर हमला किया। हमले के वक्त कृष्णचंद्र तिवारी, बलराम चंद, अरविंद उपाध्याय और पृथ्वी चतुर्वेदी भी मौजूद थे। एफआईआर के मुताबिक शौकत अली ने रविंद्र सिंह पर गोलियों की बौछार की, बाकी आरोपी उसे बैकअप दे रहे थे। कहते हैं करीब 3 दिन तक गोरखपुर शहर मानो ज्वालामुखी बना रहा। लोगों को डर ये था कि कब ये फट पड़ेगा मालूम नहीं। रविंद्र सिंह की हालत बिगड़ती गई। एयर एम्बुलेंस को लेकर फैसले में देरी हुई और जब तक रविंद्र सिंह को दिल्ली ले जाने की तैयारी होती, उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब हरिशंकर तिवारी देश के बड़े अखबारों की सुर्खियां बन गए। माफिया हरिशंकर तिवारी की चर्चा देश दुनिया के मीडिया में होने लगी। कहते हैं विधायकों पर हमले पहले भी हुए थे, लेकिन गैंगवार में कोई विधायक मारा जाए ये पहला मौका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस हत्याकांड पर हंगामे की भेंट चढ़ी। अगर बीहड़ में डकैतों के बीच की फाइट को छोड़ दे तो पहली बार पुलिस के रिकॉर्ड में शहर के अंदर एक बीहड़ बनने की फाइल तैयार हो गई। गोरखपुर में अब नया समीकरण बनने लगा। एक तरफ हरिशंकर तिवारी गैंग था और दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही और उनके गुर्गे मूंछों पर ताव हो रहे थे। दास्तान में आज बस इतना ही। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी से शुरू हुए गैंगवार ने कैसे पूरे पूर्वांचल को अपनी जद में ले लिया, इस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दास्तान देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और हम आपको सुना रहे हैं दास्तान। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उस सूबे के सबसे बड़े गढ़ गोरखपुर में माफिया के पनपने की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अब तक हरिशंकर तिवारी से जुड़ी इस कहानी के 2 पार्ट में हमने आपको माफिया के बढ़ते रुतबे की कहानी सुनाई। अब आगे क्या होगा जानना है तो अगले 10 मिनट तक दम साधे सुनते रहिए दास्तान। 80 का दशक आते आते गोरखपुर के माफिया किसी के हाथों की कठपुतली
बने रहने को तैयार नहीं थे। वो लखनऊ तक अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। दास्तान में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस चाहत का अंजाम क्या है। गोरखपुर में तिवारी और ठाकुर दो गुटों की लड़ाई में कब किसका रुतबा बढ़ेगा और किसका रुतबा घटेगा, ये लखनऊ से तय होगा। दास्तान में हम आपको बताएंगे कि किस मुख्यमंत्री ने किसकी बीच पर रखा हाथ। ब्राह्मणों ने आखिर कैसे हरिशंकर तिवारी को माफिया से राजनेता बना दिया। दास्तान में इससे जुड़े कुछ रोचक किस्से हम आपको बताएंगे। और दास्तान में आज पूर्वांचल के इस महासंग्राम में होगी कुछ नए किरदारों की एंट्री। किसने कब किस पर घात किया और किसने किया प्रतिघात, जेल के अंदर से कैसे और किसका चल रहा था उत्तर प्रदेश में सिक्का। देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स पर अनसुनी अनकही दास्तान। साल 1981, इलाका गोरखपुर। लक्ष्मीपुर विधानसभा के एमएलए का निधन। लक्ष्मीपुर विधानसभा के विधायक घुरहू सिंह के निधन के बाद गोरखपुर के दो बाहुबलियों के सियासी अरमान कुलाचे मारने लगे। तब ये विधानसभा गोरखपुर जिले में ही थी, हालांकि अब महाराजगंज जिले में शामिल हो गई है। ठाकुर लॉबी के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही ने लक्ष्मीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में शेर की छवि दे दी। माफिया की इस जंग में अब एक और शख्स की एंट्री का वक्त आ चुका था। ये नाम था अमरमणि त्रिपाठी का। हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ दबंग अमरमणि त्रिपाठी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिक गईं। राजपूत और ब्राह्मणों के दो गुटों में कभी भी किसी बड़ी घटना का डर बना हुआ था। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी मुकाबले में पिछड़ गए और वीरेंद्र प्रताप शाही पहली बार विधायक बन गए। हरिशंकर तिवारी इस हार को पचा नहीं पा रहे थे। उनका मानना था कि लखनऊ से मिली खुली मदद की बदौलत ही वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव जीत गए, वरना पलड़ा उनका ही भारी था। हरिशंकर तिवारी का कहना था कि राजपूत लॉबी ने शाही की जीत मुकम्मल की। उनके मुताबिक वीरेंद्र प्रताप शाही के 3 मददगार थे। मददगार नंबर 1 विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मददगार नंबर 2 वीर बहादुर सिंह, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री। मददगार नंबर 3 जेपी सिंह, तत्कालीन सीएम वीपी सिंह के मुख्य सचिव। केसीआई हरिशंकर तिवारी उस वक्त पत्र पत्रिकाओं को दिए इंटरव्यू में कई सारे आरोप लगा रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एनकाउंटर में उन्हें मार डालने की साजिश रची जा रही थी और इसके तार सीएम ऑफिस तक जुड़ रहे थे। हरिशंकर तिवारी ने आरोप लगाया कि शाही के कहने पर ही सीएम वीपी सिंह ने इंस्पेक्टर गोपाल नारायण सिंह और होशियार सिंह बलवरिया का तबादला गोरखपुर कराया ताकि मेरी हत्या कराई जा सके। उधर वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक तो बन गए, लेकिन चुनावी जंग में हरिशंकर तिवारी और अमरमणि त्रिपाठी ने जिस तरह उन्हें नाको चने चबवाए वो उसे भूल नहीं पा रहे थे। चुनाव के कुछ दिन बाद ही 14 अगस्त 1981 को लखनऊ में विधायक आवास के सामने अमरमणि त्रिपाठी पर जबरदस्त हमला हुआ। त्रिपाठी तो इस हमले में बच गए, लेकिन फायरिंग में एक बेकसूर पान वाले की मौत हो गई। गोरखपुर के गैंगवॉर का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही था जो उसने प्रदेश की राजधानी को भी अपनी जद में ले लिया। कहते हैं हरिशंकर तिवारी को इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार है तब तक खामोशी ही उनके लिए बेहतर है। अमरमणि त्रिपाठी पर गोली चलने के बावजूद तिवारी गुट सही वक्त का इंतजार करता रहा। साल 1982 में एक बड़ा फेरबदल हुआ। सीएम बनने के महज 2 साल में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 19 जुलाई 1982 को श्रीपति मिश्र ने यूपी के सीएम की शपथ ली। अब आप सोच रहे होंगे कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी गैंग के दिन लौटने का टाइम आ गया है। शाही और तिवारी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार की किरकिरी
बहुत ज्यादा हो रही है। श्रीपति मिश्र के लिए गोरखपुर के माफिया की जंग एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। श्रीपति मिश्र कोई रणनीति बनाते इससे पहले ही 1983 की गर्मियों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव शुरू हो गए। जाहिर है वीरेंद्र प्रताप शाही इलाके के विधायक थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक में उनके लोग ही प्रमुख पदों पर काबिज हों, इसलिए वो धुआंधार प्रचार कर रहे थे। 7 मई 1983 को ही शाही लक्ष्मीपुर में ही प्रचार करने गए। यूपी के 2649 नंबर की एम्बेसडर कार से चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। वापस लौटते समय जैसे ही ये कार कस्बे से बाहर निकली, चारों तरफ से कुछ जीपों ने आकर उसे घेर लिया। एम्बेसडर कार को निशाना बनाकर जीपों से फायरिंग होने लगी। बमुश्किल 1-1.5 मिनट की फायरिंग में पूरी कार छलनी हो गई। हमलावर अपने काम को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हमले में स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था। घात लगाकर किए गए हमले में 6 कार सवारों में से 2 की तत्काल मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में तुरंत ही ये खबर फैल गई कि वीरेंद्र प्रताप शाही के काफिले पर जबरदस्त अटैक किया गया है और कई लोग मारे गए हैं। जब ये खबर शाही के घर तक पहुंची तो मां को ऐसा सदमा लगा कि हार्ट अटैक आ गया। मां को नहीं मालूम था कि उनका बेटा तो महफूज है। बेटे की फिक्र में मां की मौत हो गई और पूरा ठाकुर समाज गुस्से से उबल पड़ा। जाहिर है अब प्रदेश में ब्राह्मण जाति का सीएम गद्दी पर काबिज था और अब वीरेंद्र प्रताप शाही की बारी थी कि वो आरोपों का पिटारा खोल दें। वीरेंद्र प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि हरिशंकर तिवारी के भी 3 मददगार हैं। मददगार नंबर 1 श्रीपति मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री, मददगार नंबर 2 सीवी सतपथी गोरखपुर के तत्कालीन एसपी, मददगार नंबर 3 चंद्रिका राय सीओ। आप सोच रहे होंगे कि माफिया की जंग में सीओ लेवल के अधिकारी पर क्यों वीरेंद्र प्रताप शाही की नजर थी। उन्हें लगता था कि छोटे अधिकारियों की ये 60 गांठ ज़्यादा महंगी पड़ रही है, शिकायतें यहीं रफा दफा हो रही हैं और हरिशंकर तिवारी का कद बढ़ रहा है। शाही ने पहले तो एसपी और सीओ को हटाने की मांग उठाई और बाद में दल बल के साथ लखनऊ में विधानसभा के सामने अनशन पर बैठ गए। कुछ दिनों तक चले इस अनशन का खात्मा 2 सितंबर 1983 को हुआ, जब शाही को उनके 27 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन एक चर्चा बहुत तेज थी कि मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच सुलह की कोशिश करने वाले हैं। हालांकि ये चर्चा बाद में शिगूफा साबित हुई। गोरखपुर के 2 दबंगों की लड़ाई बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ रही है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में जब जिसको मौका मिलता वो शहर पर हावी हो जाता। फिल्मों की तरह यहाँ भी नेता और अपराधी दोनों एक दूसरे की कमजोरी भी थे और ताकत थी। हरिशंकर तिवारी भी चुनावी फाइट का मौका तलाश रहे। बने रहिए हमारे साथ, इस दास्तान में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी। 23 दिसंबर 1983 फाजिल नगर विधानसभा का उपचुनाव। हरिशंकर तिवारी ने इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया था। दिल्ली से फरमान आया था और हरिशंकर तिवारी ने जीत की गारंटी दे दी थी। चुनाव प्रचार तो काफी गर्मजोशी से संपन्न हुआ, लेकिन वोटिंग डे पर हो गई एक और खूनी जंग। हरिशंकर तिवारी अपनी टीम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में बूथ बूथ पर घूम रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्री भी चुनाव का कामकाज संभाल रहे थे, जबकि राम प्रवेश सिंह अपने समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। संयोग से एक बूथ पर रुदल सिंह और राम प्रवेश के बीच नोक-झोंक गोलीबारी में बदल गई, जिसमें राम प्रवेश के साथी महात्म सिंह की मौत हो गई। महात्म सिंह की हत्या के बाद पूरे इलाके में ये अफवाह फैल गई कि कांग्रेसी बूथ लूट रहे हैं और गोली भी मार रहे हैं। इसके बाद स्थानीय जनता भड़क गई। जिस जगह महात्म की हत्या हुई थी उससे काफी दूर
दूसरी जगह हरिशंकर तिवारी के काफिले को पब्लिक ने घेर लिया। दिसंबर की ठंड के बीच ऐसी तपिश पूरे इलाके ने पहली बार महसूस की थी। अगर पुलिस मौके पर मौजूद नहीं होती तो कई लाशें बिछ सकती थीं। लेकिन किसी शहर में अगर हत्या का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं। खूनी जंग को खत्म होने में अरसा लग जाता है। गोरखपुर और पूर्वांचल में ठाकुर और तिवारी गैंग के बीच की जंग बढ़ती चली गई। कभी किसी एक गुट से लाश उठती तो कभी दूसरे गुट से किसी की अर्थी सजती। साल 1976 से शुरू हुए गैंग वॉर में 1983 तक पुलिस की फाइल मोटी होती गई। 7 सालों में विधायक समेत करीब 150 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। कहते हैं तिवारी गैंग में इस वक्त तक करीब 150 युवा हथियार थाम चुके थे। वहीं शाही गैंग का हथियार बंद जत्था भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका था। आलम यह हो गया कि छोटे मोटे थानों की पुलिस के लिए ऐसे किसी गैंग पर हाथ डालना धीरे धीरे बहुत रिस्की होता गया। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में इस तरह की संगठित अपराध पर काबू पाने को लेकर मीटिंग पर मीटिंग शुरू हो गई। जिन खादीधारियों ने इन दबंगों को शुरुआती दिनों में संरक्षण दिया था, अब उनके लिए भी इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ आलम ये था कि ये दबंग अब खुद खादी पहनकर उनके बराबर में बैठने का रुतबा हासिल करने लगे थे। दास्तान में अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक पारी शुरू हुई। हरिशंकर तिवारी के जो भी प्रतिद्वंदी थे वो सक्रिय राजनीति में जल्दी एंट्री कर गए, लेकिन तिवारी सारे संसाधनों के बावजूद अब तक चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए थे। हरिशंकर तिवारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करने के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ तो गए थे, लेकिन संगठन में पदाधिकारी ही बने रहे। पार्टी ने उन्हें न तो चुनाव की राजनीति में उतरने का अवसर दिया, न ही तिवारी ने चुनावी सियासत में हाथ आजमाया, सिवाय 1973 के विधान परिषद चुनाव के। हालांकि पार्टी के लिए तिवारी हमेशा उपलब्ध रहे। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री बदल रही थी। वीपी सिंह के बाद श्रीपत मिश्र ने कमान संभाली, लेकिन 1984 आते आते उनका भी पत्ता कट गया। अब उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस आला कमान की पसंद बन गए। काल चक्र का कुछ ऐसा फेर रहा कि सूबे में मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें ही हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी भी करवानी पड़ी। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश सकते में था। राजीव गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहे थे। इस बीच हरिशंकर तिवारी भी चुनाव लड़ने पर अड़ गए। महाराजगंज से कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। हरिशंकर तिवारी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नॉमिनेशन करते ही हरिशंकर तिवारी पर रासुका लगा दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से ही हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ा। जितेंद्र सिंह जीते और दूसरे पर तिवारी रहे। बाकी 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हरिशंकर तिवारी का कद और बढ़ गया। हरिशंकर तिवारी की दबंगई अपनी जगह थी और जनता के बीच उनकी पैठ अपनी जगह। वो जेल के अंदर भी रहे, लेकिन गोरखपुर और पूर्वांचल में उनका रुतबा बढ़ता गया। 8वीं विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश में 9वीं विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका था। वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दोबारा लक्ष्मीपुर विधानसभा से ही ताल ठोकी। हरिशंकर तिवारी भी इस बार किसी भी कीमत पर चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे। दरअसल प्रत्यक्ष राजनीति में उतरना तिवारी की महत्वाकांक्षा से ज्यादा जरूरत बन गई थी। अब सिर्फ राजनीतिक संरक्षण से ही काम नहीं बनने वाला था। अपना वजूद बचाए रखने के लिए सियासत के बंद दरवाजे को हर हाल में खोलना था। देवरिया जेल में बंद हरिशंकर तिवारी ने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर विधानसभा पहुंचना है, लेकिन उनको एक सुरक्षित सीट चाहिए थी जहां से उनको कोई हरा ना सके। ब्राह्मण बहुल विधानसभा चिल्लूपार हरिशंकर तिवारी को अपने लिए बेहद मुफीद सीट लगी। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा में ही हरिशंकर तिवारी का पुश्तैनी गांव टाड़ा पड़ता है। हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस आलाकमान तक संदेश पहुंचाया कि चिल्लूपार से टिकट चाहिए। चिल्लूपार से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक भृगुनाथ चौबे ने अपनी दावेदारी भी छोड़ दी। हरिशंकर तिवारी के साथ कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया।
टिकट नहीं मिल सका। ऐन मौके पर कांग्रेस ने हरिशंकर तिवारी के विरोधी मार्कंडेय चंद को चिल्लूपार का टिकट दे दिया। ये दूसरा मौका था जब हरिशंकर तिवारी के स्वाभिमान को कांग्रेस ने चोट पहुंचाया था। उनका दबंग और अक्खड़ मिजाज एक बार फिर से जाग गया था। हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चिल्लूपार से नामांकन भरा। आज समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन तब साइकिल पर किसी पार्टी की मोहर नहीं लगी। हरिशंकर तिवारी को चुनाव चिन्ह साइकिल ही मिला और वो दबंगई से साइकिल की सवारी कर लखनऊ विधानसभा तक पहुंचे। पुलिस की फाइलों में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आम जनता के बीच वो एक रॉबिन हुड वाली इमेज बनाते चले गए। रुतबा ऐसा कि जिस समय कांग्रेस का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, उस दौर में हरिशंकर तिवारी ने निर्दलीय चुनाव जीता और वो भी 57% से ज्यादा वोट हासिल कर। ये शायद देश का पहला मामला था जब कोई माफिया कहा जाने वाला शख्स जेल के भीतर रहकर चुनाव जीता हो। बताते हैं कि 1985 के चुनाव में हरिशंकर तिवारी के समर्थकों का दिया जाने वाला नारा बम बम शंकर जय हरिशंकर फैशन बन गया था। इस नारे का इस्तेमाल आने वाले कई चुनावों में उनके समर्थक करते रहे। साल 1985 में ही वीरेंद्र प्रताप शाही ने दोबारा जीत हासिल कर ली। ये पहली बार हुआ था जब दोनों गुटों के मुखिया जनप्रतिनिधि बन चुके थे। गोरखपुर के अंडरवर्ल्ड का अब मेकओवर हो चुका था। उसके बदले रूप ने प्रदेश और देश की राजनीति का चेहरा बदलने की शुरुआत कर दी थी। 1985 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने गोरखपुर को एक बार फिर खास बना दिया। यहाँ एक तरफ जहाँ इसी माटी से हरिशंकर तिवारी जैसा दबंग विधानसभा में दाखिल हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से एक ठाकुर की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर होना तय हो गई। ठाकुर और ब्राह्मण गोरखपुर शहर में इन दो जातियों के बीच की टशन अब और बढ़ने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ? गोरखपुर और हरिशंकर तिवारी की ये दास्तान अभी जारी है।